खाद्य अनाज और जड़ी बूटियों की तलाश में जंगल में घूमते हुए एक लंबे दिन के दौरान थके हुए दिव्य किसान शेनोंग ने गलती से 72 बार जहर खा लिया। लेकिन जहर के उसकी जिंदगी को खत्म करने से पहले एक पत्ता उसके मुंह में गया। उसने इसे चबाया, जिसने उसे पुनर्जीवित किया और इस तरह हमने चाय की खोज की। या ये प्राचीन कथा कम से कम ऐसा कहती है। चाय वास्तव में जहर का इलाज नहीं करती है, लेकिन चीन के पौराणिक आविष्कारक शेनोंग की कहानी प्राचीन चीन के लिए चाय के महत्व पर प्रकाश डालती है। पुरातात्विक साक्ष्य बतलाते हैं कि चाय की खेती सबसे पहले 6000 साल पहले या फेरो द्वारा गीजा के महान पिरामिडों के निर्माण से 1500 साल पहले हुई थी। मूल चीनी चाय का पौधा वही है जो आज दुनिया भर में उगाया जाता है। फिर भी मूल रूप से इसका सेवन बहुत अलग प्रकार से किया जाता था। इसे सब्जी सा खाया जाता था या दलिया के साथ पकाया जाता था। चाय केवल 1500 साल पहले खाने से पेय में बदली, जब लोगों ने महसूस किया कि गर्मी और नमी का संयोजन पत्तेदार हरे रंग से एक जटिल और विविध स्वाद बना सकता है। तैयारी की विधि से सैकड़ों वर्ष के बदलाव के बाद चाय को गर्म करने, पोर्टेबल केक में पैक करने, इसे पीसकर पाउडर बनाने, गर्म पानी के साथ मिलाने और मोचा या माचा नामक पेय बनाने का मानक बन गया। माचा इतनी लोकप्रिय हो गई थी कि एक विशिष्ट चीनी चाय संस्कृति का उद्भव हुआ। चाय पुस्तकों और कविता का विषय थी, सम्राटों का पसंदीदा पेय और कलाकारों के लिए माध्यम थी। वे चाय के झाग में असाधारण तस्वीरें उकेरते थे, बहुत कुछ एस्प्रेसो कला की तरह, जो आप आज कॉफी की दुकानों में देख सकते हैं। 9वीं शताब्दी में तांग राजवंश के दौरान एक जापानी भिक्षु जापान में चाय का पहला पौधा लेकर आए थे। जापानियों ने अंततः चाय से जुड़े अपने स्वयं के अनूठे अनुष्ठान विकसित किए, जिससे जापानी चाय समारोह की शुरुआत हुई। और 14वीं शताब्दी में मिंग राजवंश के दौरान चीनी सम्राट ने दबाकर बनाए गए चाय केक के मानक को खुली पत्ती वाली चाय में स्थानांतरित कर दिया। उस समय चीन का अभी भी दुनिया के चाय के पेड़ों पर आभासी एकाधिकार था, जिससे चीनी मिट्टी के बर्तन और रेशम के साथ चाय 3 अनिवार्य चीनी निर्यात वस्तुओं में से एक बनी। चाय पीने का दुनिया भर में प्रसार बढ़ने ने चीन को बहुत अधिक शक्ति और आर्थिक प्रभाव प्रदान कर दिया। ये प्रसार 1600 के दशक की शुरुआत में शुरू हुआ, जब डच व्यापारी बड़ी मात्रा में यूरोप में चाय लाए। 1661 में राजा चार्ल्स द्वितीय से शादी करने पर चाय को अंग्रेजी अभिजातीय वर्ग में लोकप्रिय बनाने के लिए एक पुर्तगाली कुलीन महिला ब्रिगेंजा की रानी कैथरीन को बहुत बड़ा श्रेय दिया जाता है। उस समय ग्रेट ब्रिटेन अपने औपनिवेशिक प्रभाव का विस्तार करने और नई प्रमुख विश्व शक्ति बनने की राह में था, और जैसे ही ग्रेट ब्रिटेन बढ़ा, दुनिया भर की रुचि चाय में हो गई। 1700 तक यूरोप में चाय कॉफी 10 गुना अधिक कीमत पर बिकती थी और इसका पौधा अभी भी केवल चीन में ही उगता था। चाय का व्यापार इतना लाभप्रद था कि दुनिया के सबसे तेज सेल बोट क्लिपर जहाज का जन्म पश्चिमी व्यापार कंपनियों के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा से उत्पन्न हुआ था। सभी चाय को वापस यूरोप तक सबसे पहले लाने की होड़ में थे ताकि उनका लाभ बढ़े। शुरू में ब्रिटेन सारी चीनी चाय के लिए भुगतान चांदी में करता था। जब ये बहुत महंगा साबित हुआ, उन्होंने अफीम के बदले चाय का व्यापार करने का सुझाव दिया। इसके कारण चीन में एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या आ गई, क्योंकि लोग नशे के आदी हो गए। फिर 1839 में एक चीनी अधिकारी ने ब्रिटेन के प्रभाव के खिलाफ बयान के रूप में अपने लोगों को अफीम के ब्रिटिश शिपमेंट को बड़े पैमाने पर नष्ट करने का आदेश दिया। इस कार्रवाई से दोनों राष्ट्रों के बीच प्रथम अफीम युद्ध शुरू हुआ। 1842 तक चीनी तट तक लड़ाई छिड़ गई और तब समाप्त हुई जब पराजित किंग राजवंश ने हांगकांग के बंदरगाह को अंग्रेजों को सौंप दिया और प्रतिकूल शर्तों पर व्यापार फिर से शुरू कर दिया। युद्ध से एक सदी तक चीन की वैश्विक स्थिति कमजोर हुई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी खुद चाय उगाने और बाजार को और नियंत्रित करने में सक्षम होना चाहती थी। अतः उन्होंने बॉटनिस्ट रॉबर्ट फॉर्च्यून को गुप्त ऑपरेशन में चीन से चाय चोरी करने के लिए नियुक्त किया। उन्होंने अपना भेष बदल लिया और चीन के पहाड़ी चाय क्षेत्रों की एक खतरनाक यात्रा की। अंततः चाय के पेड़ों और अनुभवी चाय श्रमिकों को दार्जिलिंग, भारत में तस्करी करके ले आया गया। वहाँ से पौधा और भी फैल गया, जिससे चाय के तेजी से विकास को रोजमर्रा की वस्तु के रूप में चलाने में मदद मिली। आज चाय पानी के बाद दुनिया में दूसरा सबसे अधिक पेय पदार्थ है और मीठी टर्किश राइस टी से लेकर नमकीन तिब्बती मक्खन वाली चाय तक दुनिया में इसे तैयार करने के लगभग उतने ही तरीके हैं जितनी की दुनिया में संस्कृतियाँ हैं। एक सम्राट के 2000 साल पुराने मकबरे की खोज और उनके द्वारा की गई आश्चर्यजनक खोज पर इस वीडियो के साथ चीन के आकर्षक इतिहास की खोज करते रहें।